Hello everyone, this is your political science class. Today we are starting the fifth chapter and the chapter name is legislature या विधायिका। तो लास्ट क्लास में हमने एग्जीक्यूटिव चैप्टर स्टडी किया जिसमें हमने गवर्नमेंट के बारे में जाना कि लेजिस्लेचर जो होती है वो कानून बनाती है और उन्हीं कानूनों को एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करती है। और इसी लेजिस्लेचर को हम लोग पार्लियामेंट यानी कि संसद के नाम से भी जानते हैं, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमें ये जानना है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। उसके बाद हम ये उन संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम लोगों को पहले जानना है कि लेजिस्लेचर का काम क्या है। तो लेजिस्लेचर का जो काम है वो कानून बनाना। अब हम लोग देखेंगे कि क्यों हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता है, संसद की क्यों आवश्यकता है। तो भारत में पार्लियामेंट नहीं रहेगा तो कोई भी काम जो है वो सही ढंग से नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कई ऐसे कारण को देखेंगे कि पार्लियामेंट बहुत ही आवश्यक है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कानून बनाती है, इट मेक्स लॉ। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वह देश के लिए क्या कर सकती है, कानून बना सकती है और उसमें सुधार भी कर सकती है और नए कानूनों को भी लागू कर सकती है। फिर सेकंड देख रहे हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो भारत में पार्लियामेंट के द्वारा ही गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट पर कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं या जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर थर्ड देख रहे हैं संसद जो है देश का बजट बनाती है, पार्लियामेंट मेक्स द बजट। तो जो संसद जो है वो देश का क्या करी, बजट बना रही है। जो वार्षिक जो आय व्यय का खर्चा देना होता है वो लोकसभा के द्वारा ही बनाया जाता है और जो पब्लिक फंड होता है वो तब तक नहीं खर्च हो सकता है जब तक कि पार्लियामेंट उसके लिए स्वीकृति ना दे देगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं संसद वाद विवाद के लिए मंच प्रदान करती है, पार्लियामेंट प्रोवाइड्स फॉर्म फॉर डिबेट। तो पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर डिबेट होते हैं यानी कि राष्ट्र के हित के लिए चर्चाएं की जाती है, वाद विवाद होते हैं और देश उससे संबंधित समाधान भी निकाले जाते हैं। तो ये एक मंच है जहाँ पर बातचीत के लिए वो जगह है जहाँ पर समाधान निकाला जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेजिस्लेचर जो है वो गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण अंग है और ये जो है पार्लियामेंट के हमारे लिए क्या कर रही है, कानून बना रही है और सरकार को भी कंट्रोल कर रही है। इसलिए कई मायने में हम लोग देखेंगे कि ये महत्वपूर्ण है और ये डेमोक्रेसी की जो है एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी पार्लियामेंट बहुत ज़रूरी है। तो अब हमें ये जानना है कि पार्लियामेंट बना कैसे है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो इन्हीं तीनों के द्वारा जो है संसद बना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 79 में भारत में जो है संसद की व्यवस्था है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होंगे। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को जो है पार्लियामेंट से रिलेटेड कई जो है महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी गई हैं और जिसके चलते इन्हें संसद का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं संसद के अधिवेशन बुलाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा उसके सेशन को बुलाते हैं और उसे स्थगित भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेकंड देख रहे हैं कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकते, यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है उसके बाद ही नए कानून बनते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लोकसभा को भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व द लोकसभा। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सदस्यों को मनोनीत करते हैं, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये शक्ति जो है राष्ट्रपति को दी गई है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में द्विसदनीय विधायिका यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें लोकसभा है और राज्यसभा है। तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा के बारे में देखेंगे कि ये जो है निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस है और यह हाउस ऑफ पीपल होता है, यानी कि जो इसके मेंबर होते हैं या एमपी होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और राज्यसभा के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि ये उच्च सदन यानी कि अपर हाउस होता है और इसे हाउस ऑफ स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि जो इनके मेंबर होते हैं
वो विधानसभाओं के एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं। और इनमें जो है काफ़ी अनुभवी यानी कि एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर लोग होते हैं जो कि सदस्य होते हैं राज्यसभा के। तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा के बारे में स्टडी करेंगे। तो आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है, उसके गठन के बारे में। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और जो लोकसभा की जो मैक्सिमम संख्या जो होती है वो 550 होती है, और जिसमें 2 एंग्लो इंडियन मेंबर भी होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखेंगे कि 545 टोटल मेंबर्स हैं, जिसमें कि 2 जो एक्स्ट्रा मेंबर दिख रहे हैं यहाँ पर वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं, जिनको कि राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है। तो यहाँ पर 2 जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर हैं वो है जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लोकसभा में एक अध्यक्ष भी होते हैं, जिन्हें कि स्पीकर भी कहा जाता है, जो कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो स्पीकर हैं वो है ओम बिरला। और ये इनका काम होता है कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो कभी कभी अनियंत्रित हो जाते हैं कि और उनको कंट्रोल करने के लिए ये लोकसभा के स्पीकर होते हैं, या किसी प्रकार का वाद विवाद हो रहा है या बात बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उस सभा में ये कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वह किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, और न्यायालय के द्वारा वो अपराधी घोषित नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितना टर्म होता है या कार्यकाल होता है। तो यहाँ पर लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और 5 साल के पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब हम लोग लोकसभा के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन हम लोग देख रहे हैं विधायी शक्तियाँ यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। तो हम लोग जानते हैं कि संसद जो है वो कानून बनाती है, और हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट है यानी कि संघीय सरकार है, जिनके बीच की जहाँ की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जो कि सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर है। और स्टेट लेवल में जो गवर्नमेंट को जो पावर दिया गया है वो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो शक्ति का जो बंटवारा किया गया वो 3 सूचियों के आधार पर किया गया है, जिसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, सेकंड है राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, और थर्ड है समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लोकसभा के पास जो है, चूँकि वो केंद्र स्तर की पार्लियामेंट है, संसद है, तो इसीलिए उसे यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची और कॉन्करेंट लिस्ट पर वो कानून बना सकती है इन विषयों पर। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जो लोकसभा है उसको कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया है। और सेकेंड हम लोग देख रहे हैं वित्तीय शक्ति यानी कि फाइनेंशियल पावर। तो लोकसभा को जो है फाइनेंशियल पावर या दिया गया है, जिसमें हम देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा के द्वारा क्या करते हैं, बजट पेश करते हैं। और जो भी नया टैक्स लग रहा है या पुराने टैक्स को ख़त्म किया जा रहा है या पब्लिक फ़ंड कितना कहाँ पर खर्च करना है, ये सब लोकसभा के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं थर्ड, कार्यपालिका पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। यानी कि जो पार्लियामेंट है वो कार्यपालिका पर यानी कि सरकार पर पूरा नियंत्रण करती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा के मेजोरिटी के द्वारा ही बनते हैं, और लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी भी होते हैं, और इन्हें अपने कामों के लिए जो होता है लोकसभा को जवाब देना पड़ता है, और ये तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि इनके पास लोकसभा की मेजोरिटी रहेगी। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फोर्थ, संवैधानिक शक्ति यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। तो ये संविधान में अगर कोई भी संविधान अगर ऐसा लग रहा है कि वो सही नहीं है या समय के अकॉर्डिंग ये इसमें बदलाव करना चाहिए, तो ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ये बदलाव किया जा सकता है। कभी कभी कैसा ऐसा होता है कि संशोधन के विषय में दोनों के बीच मतभेद भी हो जाते हैं। फिर फिफ्थ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं निर्वाचन कार्य यानी कि इलेक्टोरल फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, जो कि लोकसभा के मेंबर ही इनको चुनते हैं। और जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट और
वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी ये भाग लेते हैं और इनको इनके पद से भी हटाने की शक्ति लोकसभा के पास है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन लोकसभा के पास जो है कई महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। तो यहाँ पर हम लोग अन्य शक्तियों में भी देखेंगे, यानी कि मिसलेनियस पावर्स में देखेंगे कि राष्ट्रपति के विरुद्ध यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि लोकसभा जो है के महाभियोग में भाग लेती है और दोषी साबित होने पर राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके विरुद्ध भी जो है महाभियोग पेश करने के बाद उनको हटाया जा सकता है। और फिर जो केंद्र में नए राज्यों को शामिल करना होता है या नाम चेंज करना होता है या उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित जो भी बात नई चीज़ों को लाना होता है वो लोकसभा के द्वारा ही उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कई महत्वपूर्ण शक्तियाँ, चाहे वो कानून बनाना हो या फिर बजट बनाना हो या संविधान में संशोधन करना हो या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करना हो, ये लोकसभा के पास कितनी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो हमारे देश के लिए ये ऐसे कानून बनाती है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग राज्यसभा के बारे में स्टडी करेंगे कि उनके पास क्या शक्तियां हैं और किन शक्तियों के द्वारा वो देश के लिए क्या नियम बनाती है और लोकसभा की तुलना में राज्यसभा के पास क्या महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।